Sn is equal to u plus r by g minus 1 हो गया v plus u v plus u is equal to 2s by g हुआ मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लास्ट लेक्चर में हमने किया था ना क्या था ये mx plus c m क्या होता है यहाँ पे बातें मत करो अभी पूछने आओगे सर ये समझा नहीं ये बोल रहा हूँ m होता है स्लोप स्लोप के लिए भी हमने तरीका बताया स्लोप कैसे लेना उसका है स्लोप इस तरीके से पॉजिटिव एक्सिस से ठीक है ऑनलाइन चालू है अरे इधर देखो इधर है नहीं आ रहा हूँ तू बैठ जा आराम से आराम से बोलने के बाद मैं स्टार्ट कैसे करूँ तुम लोग ऐसे आते हो y is equal to mx plus c में m is slope and slope is taken from positive x axis एंटीवर्ड वो कर लिया था ना अगर y is equal to mx plus c है ये x ले लो इधर y ले लो यहाँ पे c y इंटरसेप्ट है ग्राफ ऐसा जाना होगा और यहाँ पे इसका कुछ स्लोप आ रहा है ठीक है थीटा एंटी इस ग्राफ को एक और नाम से जानते हैं y is equal proportional to x कैसा ग्राफ है ये y proportional to x इसके बहुत सारी और वैरायटीज है वो भी देख लो फटाफट से हां वैरायटी में करेंगे सेकंड वैरायटी है अगर वो बोलिए y is equal to mx minus c मैं तुम्हें बता रहा हूं हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही गलत कर जाऊंगा mx minus c कोई भी ग्राफ देखो सबसे पहले ये देखो कि वो ग्राफ दिख कैसा रहा है हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो mx plus c है सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं ग्राफ देखते हैं क्या ये mx plus c ऐसा बन रहा है या ऐसा सोच लो y और x में सेम पावर दिख रहा है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इसको बोलते हैं लीनियर वेरिएशन क्या बोलते हैं इसको लीनियर वेरिएशन तो ये बहुत सारे सवाल में तुम्हें जेईई के दिखा दूंगा जेईई में पूछा है जब तक तुम्हें ये सब इक्वेशंस नहीं पता है तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर नीट में भी एक सवाल आया था उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि वन क्वांटिटी इज वेरिंग लीनियरली विद अनदर वन अब तुम्हें यही नहीं पता लीनियर वेरिएशन होता कैसे बिना इसके तुम इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते और इसको फॉर्म करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो फंसना मत इसीलिए तुम्हें यहां समझा रहा हूं कोई भी इक्वेशन मिल जाए सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है स्लोप पावर तो देख लोगे इतना पहचान लोगे y is equal to mx plus c है ना स्लोप अब ये n जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये पॉजिटिव है मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए पॉजिटिव एक एक चीज देखते जाओ उसको ग्राफ बनाने के पहले अपने दिमाग में रखो लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे लिख लेते m पॉजिटिव मतलब तुम्हारा स्लोप कैसा होना चाहिए पॉजिटिव और पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये tan थीटा है tan थीटा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव कभी होता है इसका मतलब है थीटा कैसा होना चाहिए इतनी बातें तुम्हें समझ आ गई ये थीटा लेते की तरफ से ये भी हमने देख लिया था थीटा शुड बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन तो पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज पे थीटा लोगे और थीटा पॉजिटिव आने चलो स्लोप के बारे में जानकारी हुई नाउ द सेकंड थिंग इज y इंटरसेप्ट बताओ इसके बारे में तुम्हें दिख रहा है ये वैल्यू कैसी है माइनस तो y इंटरसेप्ट इज -3 मतलब इट इज स्टार्टिंग समवेयर फ्रॉम नेगेटिव y मतलब कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ये मेरा x है ये मेरा y है -3 वुड बी समवेयर हियर यहां से ग्राफ बने अब इधर से ग्राफ कई तरीके से बन सकता है जैसे मैं ये लाइन बना समझो जितना अच्छा फील कर पाओगे उतना हो जाएगा मैं ये ग्राफ बना क्या ये ग्राफ सही है क्यों नहीं सही क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस भी बना लो किसी भी जगह पर पॉजिटिव एक्सिस
बना दो। इधर नहीं बैठा पीछे नहीं, चार बैठते हो, चार तो बैठते हो ना, इधर भी नहीं बैठे हो, ऐसे आगे पीछे एक हो गया कैसे प्रेशर से आएगा। बताता हूँ मैं, वही क्या मिल गया तुझे भी साथ में, बाद में एक तब पीछे। चलो तो ये पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, बुक निकालना होगा। मेरा वाइस टाइप हो रहा है बेटा, थोड़ा नेट इशू होगा मेरे यहाँ तो सब चल रहा है, इंटरनेट चेक करो। मास्टर क्लास बहुत अमीर है, बहुत नेट है उसके पास। पढ़ लो, उसके बाद जब तुम पढ़ाने आओगे तो मिल जाएगा। अभी देखो तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने हमारे स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, तो वो भी टीचर बन रहे हैं, तो मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है, अभी वो लोग आएंगे तो तुम्हें सिखाएंगे उनको और टाइम पास होते तुम मुझसे पढ़ेगा तो उनको पीटना भी आता है। चलो बात है सर, देखो ग्राफ ग्राफ का आइडिया दे रहा है ना, mx माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी से ग्राफ निकला। अगर मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप लोगे तो ये स्लोप ऑब्ट्यूज आ रहा है, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज है, मतलब स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, जबकि क्वेश्चन में क्या है पॉजिटिव स्लोप। तो क्या ये लाइन हो सकती है? ऐसा ग्राफ नहीं, ये तुम्हें तो बेस्ट टाइम अपने आप समझ में आएगा, ये लाइन नहीं लेना है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा किसी के दिमाग में आए तो कैसे दूर कर दो ऐसे उल्टी सीधी बातें। नहीं, फर्स्ट और सेकंड की बात है, 0 to 1 है, क्योंकि इधर के बाद अल्टीमेटली तुम इधर आ गए तो पॉजिटिव नेगेटिव लीजिए, और वैसे भी ये फोर्थ कॉर्ड है, ठीक है। तो खाली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें देखना होगा tan थीटा की वैल्यू, थर्ड और फोर्थ अल्टीमेटली फर्स्ट और सेकंड का ही पार्ट होता है। 180 प्लस करके 180 माइनस करके तो वही लाना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड देखना, ठीक है। ये समझा? ये नहीं होगा तो सही क्या होगा, ऐसे जा, क्यों ऐसा जा रहा है, थीटा देख लो, किसी भी पॉइंट पे थीटा देखो, बढ़िया y इक्वल टू mx माइनस सी, किसी भी पॉइंट चलो, यहाँ देख लो थीटा पॉजिटिव सेम ही होगा ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मतलब स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप जो एक बार स्लोप डिसाइड कर दिया तुमने, वो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, वो स्लोप बाद में चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द क्वेश्चन, ठीक है। तो जहां एक बार थीटा लिखो, कहीं भी थीटा लो, अगर थीटा गलत आ रहा है तो कहीं गलती कर, सीधी लाइन बनाओ, थीटा उतना ही होगा ना यार, कहीं पे तो बड़े दो पैरेलल लाइन बना दो, एक सैटेलाइट लाइन को दो पैरेलल लाइन बना दो, थीटा सेम होता है करस्पॉन्डिंग, तो वो वाला भी देखो ना, ये थीटा सेम है, यही बात हो। आप ये कर चुके थे पहले ना, इसको लिखो। और क्या चल रहा है, खाना वाना खा के आते हो, सुना तुम्हारी मस्ती बढ़ रही है, मैंने से बता देते बोले आप टाइम तो लिखिए उसको। हाँ, इसको तो लिखिए देख क्लास है क्या, माइनस सी मतलब जहां से शुरू होता है वो पॉइंट डिसाइड करता है माइनस, क्यूब और ऑब्ट्यूज एम के हिसाब से आता है, एम प्लस में है कि नहीं लिखा भी तो है, इधर भी समझा रहा हूं, एम पॉजिटिव है tan थीटा होता है एम, तो एम पॉजिटिव तो थीटा क्यूब होना चाहिए ना, तो थीटा क्यूब लिया है, ये माइनस सी है मतलब ये स्टार्ट होगा माइनस सी से, वाई के नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट करो और यहाँ पे थीटा क्यूब होना चाहिए, समझा? अच्छा ये ऐसे पीछे भी आ सकता है ना, इधर भी थीटा पॉजिटिव है हर जगह, कुछ भी बनाओ, अभी समझा नहीं समझा? सही बता, पक्का? हाँ, अभी
ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? एम भी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा, सी भी नेगेटिव होगा। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर रहे हो, अभी तो मैं ऐसे ऐसे ग्राफ करूंगा तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ, एलिप्टिकल ग्राफ, और सबके क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे फिजिक्स में। ऐसा मैं फालतू ये नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारा टाइम पास हो, अच्छी चीज बता रहा हूं। यू भूल गया, यू भूल गया। हो गया, आगे चले। कॉलेज इधर नाम थोड़े बहुत दिन में याद हो, नहीं अभी 2-3-4 महीने जाएगा नाम, उसमें भी लॉजिक लगाना पड़ता है नाम जाने। हो गया भाई। अच्छा, फिर देखो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसा बनाओगे। अब देखो, अब एक एक चीज देखना होता है। सबसे पहले ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, वो तो c देखा करो। सबसे पहले c कैसा है, मतलब किधर से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वाले। तो सबसे पहले देखो y इंटरसेप्ट कैसा है। इंटरसेप्ट मतलब जहां पे y को कट कर रहा हो, y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। और स्लोप कैसा है, यहाँ स्लोप की वैल्यू है माइनस है, मतलब स्लोप है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप कभी मिलेगा जब थीटा ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज बनाना पड़ेगा आप तुम्हें। यहाँ पे फिर से ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, सी इधर किधर होगा। अब लाइन कैसे बनाओगे, ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ थीटा देख लो, क्या ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, किसी भी पॉइंट पे बनाओगे ये थीटा ऑब्ट्यूज। समझा, कोई समस्या है किसी को, बना लोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ, बना सकते हो क्या? ये स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और स्टार्ट कहां से होगा, वो 3 से कर लोगे ना। तो ऐसे ये नहीं पूछेगा mx प्लस 3 बनाओ, वो पूछेगा कि स्लोप की वैल्यू बताओ। अब जैसे इसका दूसरा एक और, मैं पूछूं y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बताओ, तो इसमें y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, कुछ नहीं, हां 0। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप का मतलब tan थीटा पॉजिटिव, मतलब थीटा कैसा है, ज्यादा पढ़ा दे रहा हूँ क्या, आवाज कम आ रही है, तो ये समझा, सही सही बता। नहीं समझे तो 100 बार पूछो, मैं गुस्सा नहीं करता। पूछने पे तो मुझे क्या ऐसे दिखाता है, पूछ नहीं मैं इसके बाद नहीं पढ़ने पे करता हूँ, पूछने पे तो गुस्सा किया क्लास में। 200 बार पूछो, मैं बताता हूँ, एक ही टॉपिक को मैं खुद ही आराम आराम से करता हूँ। ऐसा कोई टाइम निकल नहीं है। देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये का स्लोप देख लो हर जगह। माइनस से पूछोगा तो ऐसे नीचे, ठीक है ना, समझ गए। स्ट्रेट लाइन खत्म करो। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये लाइन mx के लिए ये लाइन बनाओगे तो आएगा तुम्हारा माइनस। अब ऐसे कुछ और ग्राफ के नेचर है, वो नेचर देखते सारे ग्राफ के तुम्हें ग्राफ समझ में आते हैं। ये y is equal to minus mx plus थीटा, c कैसा है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगा। स्लोप कैसा है, माइनस नेगेटिव। तो स्लोप कैसे मिलता है, tan थीटा से। तो tan थीटा माइनस में कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, ऑप्टिक्स। और थीटा लेते किधर से, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स।
तो ये लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव एक्स है, एंटी क्लॉकवाइज है, देखो थीटा 90 से बड़ा है, तो ये सही ग्राफ है। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ डरो मत, अगर कोई तरह से समझ नहीं आ रहा है, ये टाइम के साथ अपने आप समझ आता है, फील कर पाओगे। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम ग्राफ कितना भी मोशन पढ़ लो, जितना भी काइनेमेटिक्स पढ़ लो, अगर तुम्हें ये बेसिक इक्वेशन नहीं आते, मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम्हें ये सब आता हो तो मैं कोई मैं नहीं, मतलब कि मुझे बताने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं बता दूंगा, तो क्वेश्चंस तुम्हें बता दूंगा। जब अच्छे क्वेश्चंस करोगे एक नहीं बनेगा, लिख के ले लो मुझसे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, तुम्हें जेई एडवांस टफ लगेगा या कोई पेपर टफ क्यों लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पकड़ता है। कॉन्सेप्ट छोटा है, ये फिजिक्स का मैथ्स बड़ा हो जाता है, तुम्हें जिसको मैथ्स नहीं आता वो नहीं कर पाता है, इसीलिए तो बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है नीट वालों को भी, कि तुम उस मैथ्स का जो गैप है उसको फिल कर दो। जेई में ये दिक्कत नहीं आती है, टाइम के साथ वो सीख जाते, लेकिन स्टार्टिंग में जेई में भी दिक्कत आती है। हाँ, अभी अच्छी बात है, अगर तुम अभी मैथमेटिक्स करने जाओगे, जो लोग आगे आगे पढ़ के कर रहे होंगे, अगर वो 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, छोटे वाले नहीं, 10 अगर अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो 10 में 6 डाउट आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैथ्स ही नहीं आती उसकी। जिस दिन सारी मैथ्स आ जाएगी, डाउट खत्म, कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, विजुअलाइज करना है। और ये कभी मत करना कि मैंने 10 किया मुझे 6 नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन को 3 बार ट्राई करो, फिर हमसे पूछो। इसीलिए हो रहा है, तुम यहाँ जितने टाइप के क्वेश्चन करोगे, उतना तुम्हारे दिमाग में उस तरह के क्वेश्चन दिखते रहेंगे, पेपर में उसी में से एक आएगा। कौन कौन सी बुक करना है? एससी वर्मा मॉड्यूल, एससी वर्मा सबसे पहले काम होता है, एससी वर्मा। कुछ कुछ चैप्टर्स में एससी वर्मा नहीं करनी होती, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, एक क्वेश्चन करने में आधे घंटे लगा होगा, मतलब कॉन्सेप्ट छोटा है, एक क्वेश्चन लिख के छोड़ो, फिर पॉइंट पे कैलकुलेशन, तो वो एससी वर्मा नहीं करोगे तो चल जाएगा, अकेले लो उसको। थोड़ा भाई बैठ बैठ हटा लो उसको, अच्छे से बैठने को, वो ऐसे बने जैसे उसमें नहीं बैठते, बस में छोटी सी सीट मिलती है, एडजस्ट हो लेते हैं ट्रेन। अभी ठीक है, आराम से बैठो। हो गया ये सब। आगे तो हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन की, तो एससी वर्मा करो, फिर मॉड्यूल करो। मॉड्यूल करने का मतलब एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो। उसके बाद फिर तुम डीसी पार्ट करो, और डीसी पार्ट ऑब्जेक्टिव 1 करने बच जाओ, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करना डीसी पार्ट लेवल 1 में, और लेवल 2 पूरा करना ऑब्जेक्टिव 2 और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 जो उसका सेकंड एक्सरसाइज है, वो पूरा लेवल 2 पूरा एडवांस, तो लेवल 2 पूरे कर। उतना करने के बाद भी अगर तुम्हें टाइम बच जाए, तुम्हें लगे कि और करना चाहिए, हमारे पास कुछ और चाहिए करते हैं, मेरे पास नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, कभी दूंगा, जितना दूंगा। ऐसा होगा मुझे फंसाना नहीं है तुम्हें, अच्छे पेपर में आते हो वही दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करो, उतना करने के बाद नहीं, पहले बस। ये हो गया। दूसरा ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, y प्रोपोर्शनल एक्सिस। ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, कटोरे जैसा। कटोरा देखा है, स्टेशन पे लेके खड़े रहते हैं। वो वही देखने लगा, वो रोज खड़े होकर दिखता है, हमारा कोई चांस है? ये लोग तो दिख ही नहीं है। ऐसा ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ कैसे बना, जिसमें एक ग्राफ इस ऐसे एक कटोरा बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं ये पैराबोला। ऐसा ग्राफ बनेगा तो कैसा, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा ग्राफ बन जाए ना, तो तुम अपने दिमाग में तुरंत लगा दिया करो कि ये जो भी ग्राफ बन रहा है, ये क्या है? पैराबोला। कभी जरूरी नहीं कि दोनों साइड बनाए, कई बार ये यहाँ से स्टार्ट करके इतना ही बना के खत्म कर देगा, तब भी वो पैराबोला है। और इसमें भी वाइड है तो ग्राफ यहाँ से बनेगा, ऐसे टेढ़ा दिख जाए, मतलब वो क्या है? पैराबोला। आधा बने पूरा बने, हमको उससे कोई शर्माने वाली बात नहीं, डरना मत। ये आया कैसे? एक साइड एक्स रखो, एक साइड वाई रखो, वैल्यूज रिकॉर्ड कर दो,
तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी y पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मैं तुम्हें ऐसा आइडिया दे रहा हूँ, लिखने का मन करे तो लिख लेना, नहीं मन करे तो मत लिखना। x की वैल्यू 0 तो इस इक्वेशन में y भी 0 आएगा। x की वैल्यू 1 तो y 1, x को 2 रखा y 4, x को 3 रखा y 9। देखो ये x की पॉजिटिव वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू मतलब इस साइड का ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। अगर x की नेगेटिव वैल्यू में डाल दो x -1 तो भी y नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बताया था मैंने। अगर मैं x को -2 रखूं तो ये 4, तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तब भी y तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसा ग्राफ ये बन जाएगा अपने आप। ग्राफ प्लॉटिंग करना आता हो। हाइपरबोला का एक और पार्ट होता है y प्रोपोर्शनल -x²। इसका ग्राफ ढक्कन बन जाता है, कटोरा और ढक्कन याद रखना, ऐसे ढक्कन बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ। हाँ, और आगे चल के पढ़ोगे, जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, काइनेमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन, यही हाँ यही है। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax bx²। देख लो y -2। अब तुम ये जानते रहोगे तो तुम्हें अगर कोई बोलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस ग्राफ के लिए, और ये ग्राफ कौन सा है? पैराबोला। इसका क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा? ax bx²। याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखना, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको याद रखो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आया तो पूछो। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हो? एक्चुअली माइनस का ऐसा है, इस तरह, ठीक है। तो सर फिर भी तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, भी पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है ना दोनों केस। हां तो बट सर ऐसा ऊपर होने का मतलब ऊपर ग्राफ प्लॉट करके देख ले, x और y की करस्पॉन्डिंग ऑर्डर के ग्राफ प्लॉट करेगा, ऐसे बनेगा। कोई रीजन नहीं है इसकी। 6 7 में पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफ प्लॉट करोगे ऐसा बनता है, प्रॉपर ग्राफ बनता है प्रॉपर तरीके से। आज की रास्ते में बैठा नहीं जाने के लिए, बैठा नहीं आज की रास्ते में दोबारा आज नहीं है तो मैराथन में दौड़ता है उसको चोरी वाली कोई चीज कर दो उसको देके दौड़ता है। चलो आगे चले। अच्छा, अगर मैं पूछूं x प्रोपोर्शनल y² का ग्राफ तो दोनों ही बनेगा, लेकिन थोड़े को ऐसे रखें, c बन जाएगा, ठीक है ना। और x प्रोपोर्शनल -y² उल्टा से, मतलब ऐसा origin से पास होगा। ऐसे छोटे छोटे ग्राफ है, ज्यादा नहीं पास नहीं करवाऊंगा, तो तुम लोग ऐसे बोलोगे कि पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। इसलिए जैसे खाली जो आसान आसान से ग्राफ है उनमें ज्यादा कहीं नहीं देंगे, ये सब तुम्हें ज्यादा पढ़ने को मिलेगा भी नहीं। इन सब में तुम्हें खाली इनका रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन के सामने जाता है। ऐसे बोलते हैं ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ऐसा पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में, ट्रेस द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो तुम जब प्रूव करोगे ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो तुमसे पूछेगा कि ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रैजेक्टरी का मतलब है पाथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है, ये पूछता है। तो कैसा होगा पाथ, तो तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पाथ का ये इक्वेशन मिलेगा, y = tan θx
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ग्राफ किसका आ रहा है देखना। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से थीटा एंगल पे फेंक दिया। अब मैंने एक बार उसको फेंक दिया तो यू तो फिक्स कर दिया उसका, थीटा भी फिक्स कर दिया। फेंकने के बाद थोड़ी नहीं एक बार मैं 30 पर फेंक रहा हूँ फिर उसको बुला के 40 पर फेंकूंगा, एक बार फेंक दिया। अब ये नीचे आएगा कौन सा पाथ लेके, जब इसको तुम सॉल्व करोगे इसके पाथ के लिए तो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ऐसा रास्ता मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल, तुम्हें ये इक्वेशन भी। अब तुम्हें ये इक्वेशन देख के बताना है कि ये पाथ सही है कि गलत है। ये इक्वेशन देख के क्या बताना है कि ये पाथ सही है कि गलत है, मतलब कैसा पाथ है। जरूरी नहीं, डिपेंड करता है कहाँ से फेंक रहे हो, प्रोजेक्शन कहाँ से हो रहा है। अगर मैं यहाँ से थीटा एंगल पे फेंकता तो ऐसे जाके फिर ऐसे गिरेगा नीचे। अलग तरीका बेसिक सोच है। ठीक है अभी बेसिक गरी थोड़ी ना रुक जाएगा नीचे में। तो धरती माता पे खड़े होके फेंका तो वही रुक गया। बैठने नहीं दूंगा। अच्छा ये मैं वो पढ़ा नहीं हूँ और बैठने नहीं दूंगा, समझ में। ये आ गया जनरल समझा रहा हूँ कि फिजिक्स में यूज क्या है। अब थीटा कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई ना। मान लो 30 कर दिया तो 30 तो 1/√3 हमेशा होगा ना। अगर थोड़ी तो 30 अभी मेरा मन कर रहा है 2 ले लेते हैं, 1/√3 रखोगे तो इसको मैं कांस्टेंट ए मान लेता हूँ। हाँ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू भी तुमने एक बार देख लिया तो यू भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा ये जो ये सब देख रहे हो ये भी कांस्टेंट है। तो ये बी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ मिल गया। तो ये बात ऐसा, अब हम देख के ऐसा बोलते हैं जब ये प्रूव करोगे ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल में तो वहां सर बोलेंगे कि since the equation of the trajectory of the given particle is same as the equation of a standard parabola, that is ax minus bx square, hence we can say the path of projectile is parabola। अब जो नहीं पढ़ेंगे ये क्या है, तब वहां बताना पड़ता है ax minus bx square क्या है। तो पहले से जानते रहोगे सर, जैसे ही इक्वेशन लिखेंगे तुम बोल दोगे ना सर पैराबोला बनेगा, हमने पढ़ा है। ये मैथमेटिकल टूल्स का फायदा है। समझ आ रहा है? हाँ अच्छे से तुम्हें बता रहा हूँ फिर से, ये सब चीजें तुम्हें कोई नहीं बताता। तुम किसी भी कोचिंग में चले जाओ तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में ये सब चीजें नहीं बता सकती। मैथमेटिकल टूल्स के नाम पे केवल कैलकुलस बना के खत्म कर देते हैं। ये सब भी तो मैथमेटिकल टूल्स ही है। आगे 2-3 y प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर। अगर मैं बोलूं ये जो है ग्राफ x रेज़ टू -2 का है तो भी कोई गलत नहीं होगा। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। इसका पैराबोला कैसा बनेगा? ग्राफ को याद रखना क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं आते, इन सब का बहुत कम यूज आता है। नहीं जी अकेले एक्सप्रेशन x स्क्वायर नहीं जी। तो वो सब आगे पढ़ाऊंगा मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूं तो पूरा अच्छे से देखूंगा, तुम्हें पूरा डिटेल दिखाते हुए। अब इस क्वेश्चन में देख लो ये कैसा ग्राफ बनेगा। अच्छा यहाँ अगर मैं x को 0 रखूं, करेस्पॉन्डिंग y रिकॉर्ड करूं इनफिनिटी 1/0 राइट। और अगर मैं x की बहुत बड़ी वैल्यू रख दूं तो y 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ जो तुम बनाओगे ये एक्चुअली y और x दोनों को टच नहीं करेगा, टच करेगा ही। ये है y प्रोपोर्शनल 1/x। जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी में, जब तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशन F = G m1m2/r², बोलते हैं m और r के बीच में ग्राफ बनाओ। G कांस्टेंट होता है, m1 m2 मास वो भी कांस्टेंट है,
f प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तुम्हें ये ग्राफ पता है, फटाक से तुम अपने मन में ये रखोगे, जिसको नहीं पता है रट्टा मारे। समझा? k q1 q2 by r स्क्वायर में अगर मैं जो रेफरेंस दे रहा हूं पढ़ना कहां है, मुझे रेफरेंस पता होनी चाहिए। क्यों भाई? तो आता है सबका और क्या नहीं पढ़ाया था? नहीं उसको नहीं आता। ये भी मास्टर टाइप पढ़ा, तुम लोग तो बच्चे हैं ना, ज्यादा पढ़ा तो तुम लोग गाली देते हो। y प्रोपोर्शनल 1/x कर रहा। आवाज बहुत दिक्कत कर रही है, अभी सुन रहा हूं। बंद करना है। देखो अपने अपने ऑनलाइन भाइयों का भी ध्यान दो यार, तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे उनको आवाज नहीं जा रही। बेटा अभी आवाज बराबर जा रही है बस। अब शांत हो जाओ। ये पैराबोला 1/x का जो ग्राफ बनने वाला है, इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोलिक। हाइपरबोला ये भी पैराबोला का भाई है। दोनों में क्या फर्क है? इसका कर्व जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो इसकी वैल्यूज भी देखो, यहाँ पे कर्व ज्यादा दिख रहा है, इसमें इतना कर्व नहीं दिख रहा है। बाकी सारी वैल्यू सेम होती है, ये भी y और x को कभी मिलता नहीं है, और ये ऐसा। देखो दोनों में फर्क दिख रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना सर। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आता है। हाँ भाई, अरे पीछे आके दोनों साइड, वो तो खाली बना दिया। x जीरो करोगे तो y इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है? मिल रहा होगा लेकिन कहीं अनडिफाइंड वैल्यू पर, तो हम टच नहीं कर सकते ना, वो x के बिल्कुल पास में पैरेलल होके आगे निकलता है। इंफिनिटी का मतलब क्या? अगर मैं इसको ऐसा स्लोप कर दूं तो यहाँ मिल जाएगा, मिलाना नहीं है मतलब सीधा सीधा। बेटर क्या होगा? इस चीज का अरे ये भी बहुत ग्राफ है, तो पढ़ के आगे तब बोल रहा है, मुझे तो बता सकता हूँ एक, वही तो दिक्कत है ना। अभी अभी पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया 2 के लैम्डा बाई टी, उसका टी मतलब आर, 2 के लैम्डा बाई आर, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r के लिए बहुत और ग्राफ मिलेंगे। पोटेंशियल के सारे ग्राफ यही होते हैं। हाँ दोनों, हाँ दोनों में डिफरेंस देखना है मुझे, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर y मेरी बॉडी मान लो, ये y एक्स ग्राफ की बॉडी अपने आप को 1/x स्क्वायर में या 1/x में कर्व बनाना होगा, इतना ही डिफरेंस दिखेगा। प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, घर जाके ग्राफ पेपर में लेना है, ऐसे टाइम पास x y की वैल्यू बढ़ा के ग्राफ बनाओगे, एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा। एक्चुअली ये सब कैसा फ्री हैंड बनाया हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा कर्व ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए, लेकिन ऐसा नेचर दिखता है। y प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो, देखो ये अंदर कर्व ज्यादा दिख रहा है, ये 1/x स्क्वायर, समझो ये 1/x स्क्वायर। अगर कोई पूछे 1/x का ग्राफ बनाओ, कर्व कम होगी, थोड़ा ही डिफरेंस होता है भाई, नाम में थोड़ा ही डिफरेंस है। पहला बोला था उसका हाइपर और
आई जोड़ दिया नहीं बराबर। वो 1 2 3 ये तीनों पैराबोलिक ग्राफ है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। इस नहीं लिख दिया भाई, बना लेना अभी तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं अच्छी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, बस भी कर रहे हो। देखो क्या होगा बता, नहीं जरूरी नहीं है सारे ग्राफ ऐसे भी पैराबोला होते हैं, ऐसा है हाइपरबोलिक ग्राफ कभी भी होगा ना तो वो यहाँ टच नहीं करेगा। पैराबोलिक ग्राफ यहाँ तक जितने भी 1 अपॉन वाले ग्राफ होते हैं तो ये हम नहीं कर रहे हैं। जितने भी 1/x वाले ग्राफ होंगे वो टच नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल पैराबोला, ये नॉर्मल पैराबोला नहीं है। अगर तुम्हें छोड़ दो, अगर जिसको जिसको ये दिक्कत हो रही है कि ग्राफ में हाइपरबोला है कि पैराबोला है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा इसका ये याद रखो, ग्राफ बनता कैसे है, नाम याद भी मत रखो। पैराबोला में दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अब तुमसे कभी पूछेगा बताओ ये ग्राफ कैसा बन गया, वो केवल ये पूछेगा ग्राफ कैसा होगा नीचे दिखाओ, और चार्ट डायग्राम देते हैं। अब पहचान तो कर लोगे ना चार्ट में कौन सा पैराबोला है कौन सा हाइपरबोला। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं f is equal to gm1 m2 by r स्क्वायर में पूछूं इसका ग्राफ बनाओ, और एक ये बना दो एक ये बना दो और दो टाइम पास कर दो, तो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस आना चाहिए। इन दोनों में जो ज्यादा कर्व बना रहा होगा वो तुम्हारा 1/x स्क्वायर है, जो कम कर्व बनाएगा वो कौन है 1/x। इतना ही याद है, ज्यादा टाइम पास मत, क्योंकि अभी आगे टाइम के साथ तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। मैंने कहा कि इनका यूज अभी तुम भूलना मत, इसलिए नोट्स पे लिख के रखना। मैंने तुम्हें कहां रेफरेंस दिया इसका, इसका रेफरेंस दे रहा हूं तुम्हें मैं ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रो पढ़ोगे ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई में, तो भूल मत जाना। बीच में कभी कभी मैं याद दिला दिया तो कोई अच्छा क्वेश्चन करवा करके, लेकिन वहां पे तो फ्रीक्वेंट यूज आता है। हो गया, आगे चलो। अब ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हें काइनेमेटिक्स में मिल जाया करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे देखो। इफ ध्यान से समझना, अभी तो लिखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के रेफरेंस से ही हम ये रेफरेंस लेकर के हम क्वेश्चन ग्राफ बनाना सीखेंगे कि ग्राफ बनता है। मैं बोलूंगी x is equal to a sin ओमेगा t, ओमेगा t में तुम्हें अगर दिखता हो तो थीटा मान लो। यही में शेयर डाइनिंग क्वेश्चन y is equal to a cos theta, then the path of the, ये क्वेश्चन था और चार डायरेक्ट दिया हुआ था तुम्हें, तो चार ऑप्शन दे दिया, जैसे मैं इसमें भी चार ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूँ पैराबोला, तीसरा अभी लिखना फिर बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले तुम्हें सारे ग्राफ के रेफरेंस खत्म करने चाहिए। ये दिखा रहा हूँ कि उसका यूज क्या हो सकता है, और ये तो बहुत ब्रॉड यूज है इसका। सर्कल, एलिप्स नहीं, अब गलत सुन ले, फर्स्ट टू ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अरे यार मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी रोक के रखो, समझाने की बात करो, तुक्का मारो तो बता दूंगा क्लास। सबसे पहले एलिमिनेट करना है, साइन और कॉस कभी भी आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन क्लास नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन और कॉस में साइन की वैल्यू 0 से 1 जा रही होती है, 1 से फिर 0, 0 से -1, -1 से फिर 0। 360 में वो कर्व कुछ ऐसा बन रहा होता है, वेव नेचर, एक वेव बना है, वेव मतलब रिपीटेशन, और रिपीटेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। एक ही वैल्यू पर दो पोजीशन नहीं होती स्ट्रेट लाइन, एक वैल्यू पर एक ही पोजीशन लगता है ना स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया ऐसे, मैं बोलूं x 5 पर इसकी पोजीशन बताओ, तो x 5 पर तो एक ही पोजीशन लग रहा है ना वो,
50 पोजीशन नहीं रखता है, लेकिन साइन में x इज इक्वल टू 1 पर दो वैल्यू आती है। एक साइन 90 पर x इज इक्वल टू 1 होता है और फिर साइन 270 पर भी 1 होता है। साइन की दो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए 1 होता है। तो कभी भी साइन cos tan ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? तो ऑप्शन में तुम्हें दिखा रहा हूँ एलिमिनेट कैसे करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है दे कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। क्यों नहीं हो सकते? देखिए बता सकते हो कि वो उसकी वैल्यूज ऐसा लिख देना, सिंस फॉर एवरी वैल्यू वी विल हैव टू पॉसिबल आंसर्स। क्यों कैसे बात करते हो? अच्छा हाँ सही, यस मेरी मेरी चलो कोई और वैल्यू लेते हैं 1/2 लेके। साइन 30 पर भी 1/2 होता है और फिर 1/2 कब मिलेगा? 0 से 90 गया 1, फिर वापस आएगा फिर 1/2 मिलेगा। 90 से 180 के बीच में 150 डिग्री। तो साइन 30 पर भी 150 1/2 है, 150 पर भी 1/2। थीटा की दो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए 1/2। मेरी गलती हो गई, इसका हो जाता है ना पकड़ लेंगे अच्छी बात है। तो एक्टिव है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। चाहे पर कमेंट मत किया करो, मैं खत्म कर देता हूँ। चाहे पर जो कमेंट करता बता रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ बंदूक अपने पास से। जरा प्लान करता है पास से गारंटी भी नहीं है तुम एक दूसरे से उड़ाऊंगा। अगर हाथ में पड़ गया तो मैं सेफ साइड, कोई तुमको उड़ाएगा, फट गया तो खुद भी उड़ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। आ जाओ इधर अगेन। पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला में स्क्वायर फंक्शन चाहिए। क्या स्क्वायर फंक्शन है? नहीं। तो स्ट्रेट लाइन पैराबोला तो नहीं। एक बात तो क्लियर होगी कि जो दो पढ़ चुके वो तो आया ही। अब या तो सर्कल होगा या तो एलिप्स। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन लिखा मिल जाए और तुमसे पूछे कि बताओ ये ग्राफ का नेचर कैसा है, तो याद रखना यहाँ पे x और y की दो अलग अलग वैल्यूज तुम्हें चाहिए, x और y साथ में। ठीक है, एंड पॉसिबल हो तो साइन और कॉस को एलिमिनेट दो तभी ग्राफ बताऊंगा। ये तो ग्राफ बताना बहुत मुश्किल होता है। साइन ये अगर ये ग्राफ है तो इनको हम बता सकते हैं पहले ही। अब इधर देखो ध्यान से, दो और ग्राफ पढ़ते हैं। अगर मैं सर्कल की ग्राफ की बात करूं तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x² + y² = a। a क्या होता है यहाँ पे? a स्मॉल लिखो, a इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ऐसा ये x ये y ये सर्कल है, ये और इसका सेंटर है और ये, समझा? दूसरा यहाँ हमें मिलेगा एलिप्स का। थोड़ा सा ही फर्क होता है। एलिप्स का ग्राफ कैसा होता है? x² / a² + y² / b² = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन। कौन सा कलर? जिसका दिमाग ब्लैंक है वही ब्लैक बोल रहे हैं। ये ग्राफ ये एलिप्स का ग्राफ है। जैसे वो पढ़ा है कैप्लर्स लॉ ऑफ डायरेक्टरी मोशन, फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल पाथ में चल रहा होता है। दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ। ठीक है, अर्थ का ये पाथ है। इस पाथ में यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको? ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर। आधा डायमीटर का आधा है, यहाँ पर डायमीटर नाम यूज नहीं करते क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास होने वाली हर लाइन बराबर होनी चाहिए, हर लाइन बराबर नहीं है। समझदार हो लोग? नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं,
अब वो तो ये बी है, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो एक मेजर है और दूसरा, अच्छा ये मेजर और माइनर हुआ कैसे? यहाँ इसमें दो फोकस होते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ दो पॉइंट बना रहा हूँ, एक को F1 एक को F2 बोलो। अब तुम पूरा बता सकते हो कि अब जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा होता है एलिप्टिकल पाथ में, और सन किसी एक फोकस पर रहता है। यही पढ़ा था ना, सन इधर फोकस, यही है ना वो। फिर जो पढ़ा था वो यही था। आगे तुम ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी नाम बताऊंगा मैं, पेरिफेरॉन, एफेलॉन, बहुत चीजें आती। हमें उतना अंदर डेप्थ में नहीं जाना, जब जब अच्छी चीज करनी होती तो डेप्थ में जाए। मेरा ये समझ गया? दोनों में क्या फर्क है, ये बना कहां से पहले ये समझो। जरा सोचना ध्यान से। एक सर्कल लो, सर्कल को ऐसे ऊपर से दबा दो तो वही बन जाएगा। इसको बोलते हैं जब कोई चीज पिचक जाए, कोई चीज पिचक जाए तो कितना पिचका है, कितना वो दब गया, उसको बताना है। तो उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। ई से दिखाते हैं। और एसेंट्रिक देखो, सर्कल में कहीं नहीं पिचका है, सब जगह दवाई नहीं है ना बिल्कुल, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 1, इसमें दब गया, कितना दबा? तो बी बाई ए का रेशियो निकालोगे, पता चलेगा कितना दबा है। समझ में आ रहा है? दबने वाली चीज जितना दब गया उसको निकाल दो तो क्या बन गया वो। जब भी कोई चीज पिचक जाए तो आ जाए, ठीक है? तो किसी और अबाउट क्या याद रखो, सर्कल है तेरा, किसी के पास बॉल है, स्माइली इधर पे कुछ है, आता जिसको दबा सकूं। सर सही था। इधर देखिए, मस्ती नहीं, समझाने के लिए बेचारा वॉलंटियर करके आया, अभी आगे से आएगा मारना नहीं, ऐसे खड़े हो जाओ सीधा। इसमें अभी इसकी ई की वैल्यू को 1 ले दो। E1 वैल्यू को देखो, ये फ्लैट है ऐसे, इससे थोड़ी सी देखो यहाँ है ना, अगर कोई इसको ऊपर से ऐसे फोर्स लगाए तो ये फैलता जाएगा ना, ऊपर से कम हो रहा है नीचे से फैल रहा है, तो ये शो करता है इसेंट्रिसिटी। ये किसको शो कर रहा है? इसेंट्रिसिटी को। कितना दबा देखो, ऊपर से दबा रहे हैं तो बगल से साइड से फैल रहा है, ये क्या है? इसेंट्रिसिटी। जा बैठ जा, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। देखो भाई, हमारा काम है तुम्हें समझाना, तुम्हें जैसे समझ में आए ऐसे फिजिक्स को ऐसे पढ़ते हुए पढ़ेंगे। अब हाँ चलो सर, अब इसका इक्वेशन देखो, तो स्टेटमेंट करना बोला तो होता हमने एलिमिनेट कर दिया था। अब या तो सर्कल है या तो एलिप्स, बस रहा है ना काम। तो एक काम करते हैं, ऐसे देख लिया, x के इक्वेशन में a है, y के इक्वेशन में b है, मतलब तो सर्कल। अब जैसे ये देखो कैसे आएगा, अब मैं ऐसा लिखूं कि x इज इक्वल टू a sin थीटा है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। y इज इक्वल टू a cos थीटा है, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। तुम्हें पता हो गया कि एक से तो आएगा नहीं, x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों आ रहे हैं,
तो सबसे पहले हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनको स्क्वायर करके ऐड करो, क्योंकि थीटा हटाना हमारा काम है। जब इनको ऐड करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर व्हिच इज अगेन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका आंसर रियल टाइम जेई का क्वेश्चन बताओ इसमें क्या फिजिक्स है सर एडवांस में एडवांस इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन के साथ है मोर देन वन आंसर क्वेश्चन तब क्या इसमें फिजिक्स था ही नहीं ना, लेकिन दिया फिजिक्स में था। वो बोला था कि एक पार्टिकल है उसका x और y पोजीशन इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स। बताओ बात कैसा बना है? लिख डालो फटाफट। हमारा भी तो पिक्चर है बस। कैलकुलस इसमें नहीं आ रहा है तुम्हें मजा? अभी कैलकुलस को पढ़ते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा उसको समझ में आएगा। जब तुम कहीं से पढ़ के आ, जब मैं पढ़ाऊंगा सब लेकिन पहली बार ही पढ़ना पढ़ा ऐसी चीज बताने वाला हूँ सोच के आता हूँ। मुझे पता था तुम लोग यूट्यूब देख के आए हो तो मैं एक्स्ट्रा देना है, नहीं तुम पढ़ोगे। अरे मैं जाने सर के सामने में थोड़ा तो मेरी वैसे ही बोलते थे कि यार आप मैथ्स पढ़ाते हो, अभी मैं प्रूफ करके तो प्रूफ कर दिया। अगर मैं ये सब इतना पढ़ा रहा हूँ प्रूफ करने जाऊंगा तो शायद 6 महीने तक मैं बेसिक मैथ्स से पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जल्दी जल्दी। अच्छा दूसरा इक्वेशन नहीं लिखना, अगर ये हो जाए x इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा तब चलो चल कर ही लेते हैं, कर ही लेते पहले इसको लिखो, एक बार इसको लिख डालो फिर दूसरा कर लेते। a और b अलग अलग आएगा तो क्या करना है पता है, पहले a और b को एक साइड लाके इक्वेशन बनाओ तब स्क्वायर करो। वही तो बोल रहा हूं। पीछे ही बोलेंगे आगे वाले तो एक हॉकी लाके रखेगा, हॉकी लेके आ जाओ खेलता है ना ऐसा मारो ना 2 दिन में टूट जाएगा ये, फिर अपने अपने पैर पे चिल्ली दिया पिचकारे ने ठीक तोड़ना तोड़ के नहीं पढ़ोगे तो देखो देखो यार, जो भी जैसे तुम्हें समझ में आया जिस लैंग्वेज में, हमारा बिल्कुल काम ये है, हम लोग फिजिक्स, हम यहाँ कोई रिसर्चर नहीं है, तुम रिसर्च करने नहीं बैठो, पहली बार फिजिक्स पढ़ने बैठे हो, जिस लैंग्वेज में तुम्हें समझ में आती मैं तो वही बोलूँ। ऐसा मैं भी इन सबको अगर मैथ्स वाले वर्ड में बोलूँ एक एक सब समझेगा नहीं, कोऑर्डिनेट पूरा चाहिए वाले पढ़ोगे ना, ना रो ना बताना, रो दोगे कोऑर्डिनेट पढ़ते पढ़ते, बहुत है ये सब तो, बस ये समझो कि ये ट्रेलर देख रहे हैं, कोई पिक्चर बाकी है। चलो अच्छा इसी में इसको अलग से लिख रहा हूँ मैं भी, इधर अगर मैं इसको बी बोल, तुम लोग नया क्वेश्चन फिर से लिखा, तुम लोग बस लिख देना इसी क्वेश्चन में बी होगा, अलग से पूरा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ बी कर दूं तो ये क्या होने वाला है, a इज इक्वल टू a sin थीटा और y क्या हो जाएगा b cos। अब a और b अलग अलग है तो हमारे दिमाग में sin थीटा और cos थीटा को एलिमिनेट करना है, जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, क्योंकि कॉमन ही ले पाओगे ना a और b, ऐसे लिख सकते हैं इसको x अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा और इसको लिख दो y अपॉन b इज इक्वल टू cos। अब इनको स्क्वायर करके ऐड करो, जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये क्या बनाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगेन इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ L। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, हाँ सेकंड मतलब जब ये b कर दिया,
ये कैलकुलस भी आने वाला है, 15 मिनट और पढ़ाना है इसको। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिजिक्स में बेसिक मैथ्स। इनफैक्ट फिजिक्स में पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको ब्रिज कोर्स में पढ़ा देना चाहिए। लेकिन अब इस टाइम तो बहुत ही थोड़ा लंबा चल रहा है, कोविड के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, मान लीजिए नहीं पढ़े हो तो मुझे बिल्कुल जीरो पे जाना पड़ता है, लेवल डाउन। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ाने आओ तो ये सब पढ़ाने में 7-8 लेक्चर निकल ही जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत धीरे पढ़ा रहा है, मतलब 3-4 तो हुए, तुम्हारा चौथा लेक्चर है यहाँ से, तो जो भी अभी कैलकुलस पूरा ही बचा है, वो तो आगे तक का बना हो जाए कि ट्रिको करवा दिया था, ट्रिको भी 2 लेक्चर ले जाता। पढ़ते जाओ जब तक मेरा मन करेगा, या तो तुम जवाब देते रहो, मैं और इतना तुम्हें कभी भी दिक्कत ना है। अभी मैं तुमसे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कराऊंगा, जो फिजिक्स में आगे चल के यूज होगा फ्यूचर, सब सब लिखा जाएगा। अब बाद में नहीं आएगा तो मैं खाली डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, उनको पूछूंगा भी कि ये क्यों लिखा है, और जब पूछना होगा तो पहले बताइए कि मैं पढ़ाया था उस टाइम पे प्रैक्टिस में। हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अगर कोई भी एक ग्राफ बना दिया मैंने और मैं पूछूं उस ग्राफ से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक ग्राफ से मिलती है, जैसे तुम्हारे सामने एक एक्सटी ग्राफ बना दिया, एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं पूछूं क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, उसके इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी में 2 वेलोसिटी होती है, एक इंस्टैन्टेनियस होती है, एक एवरेज होती है। पक्का? और मैं बोलूं इंस्टैन्टेनियस में निकाल दूंगा तो चलो तो यही से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग पूरा बना कि हाउ टू गेट या हाउ टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्राफ, हाउ टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्राफ। मुझे उसमें एक बड़ी लाइन दिख रही है हर एक वर्ड में, वही मैं पढ़ता हूँ कि कोई लाइन तो है। आगे किसी भी ग्राफ में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है उसको पढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। काइनेमेटिक्स तुम पढ़े हो, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, 2 चीजें पढ़। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं? हर एक इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट, पक्का? और एवरेज हर एक इंस्टेंट पे कैसे निकाल सकता है कोई आदमी किसी लेवल पर? मैं तुम्हें फील करा, अरे फार्मूला नहीं बताना है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो यहाँ एक कोई लोकेशन है ए, समझना इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस समझना बिल्कुल ध्यान से, तुम्हें फील आ जाएगी मैं बात क्या करने वाला हूँ। ये सब ग्राफ में तुम्हें और क्लैरिटी आएगी इन चीजों को पढ़ के। ए और बी 2 पॉइंट्स लिया मैंने, और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 280 मीटर। अगेन मैं बोल रहा हूँ मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कह रहा हूँ तो शांति में कायदे में बैठ के पढ़ लेते, मस्ती करो अब ऐसा मत करो। सबको खांसी एक साथ ही पूरी क्लास को वो है क्या करिए अपना वाला खांसी निकाली जाती है अपने आप। 280 किलोमीटर है, यहाँ तुम्हारे किसी दोस्त की शादी होगी,
और उसने मुझे इनवाइट किया। मेरी होगी। नहीं, तुम लोग आओ। इधर इधर जो है, यहाँ मैं पहले से पहुंच गया, तुम लोग नहीं आए। तुम्हें मैंने पूछा निकल था, तो यहाँ से XYZ 3 लोग निकले और फोन किए 7 बजे एकदम अर्ली मॉर्निंग, सर हम लोग निकल चुके। ठीक है? 11 बजे वहां पहुंच गए। जब 11 बजे वहां पहुंच गए तो आवाज तो तुम्हें फील आनी चाहिए, साथ बैठोगे तो फील आएगी। जिंदगी में समझ नहीं पाओगे, इससे आसान तो नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ से वहां पहुंच गए, मैंने अपना हिसाब लगाया। मैंने कहा कि तुम्हारी जो स्पीड रही होगी, तुम्हारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 280 बाय कितने टाइम में कवर किया, 70 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो डेटा दे रहा है ना कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। 70 ये कह रहा है कि तुम हर एक सेकंड में 70 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे थ्रू आउट द जर्नी। क्या ये पॉसिबल है? तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, आगे ट्रैफिक में गया, तुम रुक गए हो, फिर कहीं रोड खाली मिला, हाईवे पे 140 में चले गए, फिर कहीं तुम्हें पानी पीने का मन किया, पानी पीने लगे, फिर कहीं कुछ और करने का मन किया। आगे चलो, बस आगे बढ़ रहा है। तो ये 70 की जो स्पीड है वो कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये स्पीड मिली वो कौन सी है? अब किसी ने मुझसे पूछा कि इंस्टेंटेनियस निकालो, तो मैंने तीनों को लाइन पे खड़ा किया, एक्स को बुलाया, लोग पूछे तो 9 बजे की स्पीड कितनी थी। पहले तो मैंने ये कंफर्म कर लिया तीनों से कि 9 बजे तो रुके तो नहीं थे। तीनों ने कहा नहीं चल रहे, नहीं तो जीरो हो जाएगी ना स्पीड, रुक गए चल रहे। अब 9 बजे स्पीड चाहिए, तो मैंने एक्स को बुला लिया, एक्स से डेटा निकलवा रहा था मैं। एक्स में कहा कि सर 9 बजे को मैं t इक्वल टू 0 मान लेता हूं। मतलब 0 होता नहीं है टाइम कभी, 0 मतलब इनिशियल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 9 बजे स्टार्ट किया, उसने कहा सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 मिनट में मैंने कुछ तो 200 मीटर ट्रेवल किया। 1 मिनट में कितना ट्रेवल कर रहा है वो, कितना, 200 मीटर। y को बुलाया मैंने, y ने एक दूसरा डेटा दिया मुझे, y ने कहा कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड मैंने 50 मीटर, 50 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 10 मीटर। इन दोनों में कौन एक्यूरेट? अगर मुझे 9 बजे ठीक 9 o'clock की स्पीड चाहिए तो वाई ज्यादा एक्यूरेट है। मैंने जिम को बुला दिया। समझना, यहाँ से तुम दो चीजों को अपने यहाँ अपने दिमाग में रख सकते हो। यही से कैलकुलस की भी शुरुआत होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है यही से कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यही से ग्राफ की इंफॉर्मेशन भी निकाली, दोनों एक ही फाउंडेशन। जेड को बढ़ाया, ये बेचारा बहुत सीधा साधा इंसान था, कोई नहीं है इतना सीधा, मैं खुद इसने मुझे कितने टाइम में कुछ डिस्टेंस बता दिया। मान लो इसने कहा कि इस टाइम में मैंने डेल्टा एक्स, कितना चल रहा हूं मैं, डेल्टा, तो इसके हिसाब से कौन ज्यादा एक्यूरेट हुआ? 9 बजे के पास में कौन है? ये बिल्कुल 9 बजे में, 9 बजे के बिल्कुल पास में सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये हुआ। अब अगर मैं जेड के हिसाब से उसकी स्पीड लिखना चाहूँ, मैं ऐसा लिखूं, एवरेज स्पीड एट 9 AM, समझना। तो मैं तीनों में से इसको ज्यादा ट्रस्टफुल मानूंगा ना, ये जस्ट ज्यादा बड़ा है कि बहुत बिल्कुल पास में है। ये भी दो डिस्टेंस, 9 बजे यहाँ रहा होगा
और 0.0001 सेकंड में इधर गया, तो इतना तो चल ही रहा है। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे 9 बजे लिखना है तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है, xf माइनस xi अपॉन t2 माइनस t। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा तुम्हें, इंस्टेंटेनियस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, एवरीथिंग इज एवरेज। इंस्टेंटेनियस कुछ होता ही नहीं है जीवन में, सब कुछ, क्योंकि हमें तो दिखता है। अब जैसे मैं एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से मैं फील कराऊंगा कैलकुलस की। एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ, मुझे वो एक पॉइंट दिख रहा है, अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए तो उसकी साइज को 8 टाइम्स इंक्रीज कर दो, वो एक पॉइंट मल्टीपल पॉइंट में बढ़ जाए, तो 2 पॉइंट हो जाए, तो वो 2 पॉइंट के बीच का सेकेंड की टेंजेंट तो लिया ही, समझना। तो टेंजेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब इंस्टेंट पे कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम नहीं। अब वही बताने वाला हूँ, वो निकाला कैसे, ये समझ गया। 9 बजे मुझे ये डेटा मिला, अब मैं इस डेटा में क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बट ये अगर मैं जेड के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, जो डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस है, टी इज इक्वल टू 0 से ये, क्या ये बहुत छोटा है, बट क्या ये 0 है, ये 0 नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीज है, छोटा होना अलग चीज है, 0 होना अलग चीज। मतलब इस केस में ऐसा हम समझ सकते हैं कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, बट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स। और जब भी कोई चीज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होती है और 0 नहीं होती, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो जब भी ऐसा, ये क्या है, एवरेज स्पीड, लेकिन इस एवरेज स्पीड में एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। वो कंस्ट्रेंट क्या लगा दिया कि ये डेल्टा टी है वो 0 भी नहीं, लेकिन 0 से बहुत बड़ा भी नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जब भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कहीं पर आ जाए तो वहां हम ऐसे लिमिट लिख देते हैं, LIM, लिमिट। हाँ, ये लिमिट है। और लिमिट का काम क्या होता है कि इस डेल्टा फंक्शन को डी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस बिकम्स योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को बोलते हैं कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, यहीं से आया। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पहला चैप्टर पढ़ोगे, फिर आता है डिफरेंशिएशन। मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है इंस्टेंटेनियस, तो क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट द एवरेज of that particular quality, but in a very short interval of time, where time approaches to 0, but it's not। समझा इंस्टेंटेनियस, फील आ गया, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। जब टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाता है, किसी भी चीज को जब ये लिख दिया, मैंने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा, तो ये कहीं पे क्लैरिफिकेशन इसमें दिखा रहा है कि डेल्टा टी 0 है या टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। तो तुमने प्रैक्टिकल देख के बता दिया कि ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 या 0 नहीं है, तुम्हें लिख के दिखाना भी तो पड़ेगा। ये कब बता पाओगे कि इट्स नॉट 0 टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जब तुम या तो पूरा एक्सपेरिमेंट प्रूफ वहां पे एक्सप्लेन करो, या फिर फेस टू फेस बैठ के समझा रहे हो तो बता पाओगे। लेकिन जब तुम कहीं पेपर में लिख रहे हो तो तुम्हारा पेपर ही सब कुछ बोलता है ना, तो वहां तुम ये लिखोगे तब भी समझेगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो सॉल्व तो कर ही नहीं पाओगे। तो सॉल्व करने की एक टेक्निक मैथ्स में इजाद होती है, नई टेक्निक बना दी, उसको नाम दिया लिमिट। तो जब भी कोई भी चीज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होती है या टेंडिंग टुवर्ड्स एनीवे, डेल्टा टी टेंड्स टू 1 भी हो सकता है, अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टू 2, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, उसको अप्रोच कर रहा हो, उसकी तरफ बढ़ रहा हो बहुत तेजी से, उसके बहुत पास में हो, तो हम डायरेक्ट तो छू नहीं सकते, तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक कॉन्सेप्ट है इस पर। लिमिट कॉन्सेप्ट क्या करता है, डेल्टा फंक्शन को डी फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये समझना, किसी भी एवरेज वैल्यू में डिनोमिनेटर को 0 से अप्रोच करा दो, डिनोमिनेटर को 0 के बहुत पास लेके चले जाओ, तो इंस्टेंटेनियस मिलता है। समझ गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली फील करा, जिसको फील आई अच्छी बात है, जिसको फील नहीं आई आ जाएगी। हां सर, अगर इसमें x की वैल्यू बड़ी भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा टी
इसको नहीं छापना था, क्या ही छापोगे। चलो ये समझा। अब ग्राफ कोई भी बना दिया मैंने, ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे कोई भी पेश कर रहे हो, यहाँ देखो ध्यान से। ये एक्स है, ये वाई, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी ही, ये खत्म हो रहा है पूरा पॉइंट। कोऑर्डिनेट हम आज ही कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही कोई रैंडम ग्राफ, मैंने कहा इस ग्राफ से क्या क्या चीजें तुम्हें मिल सकती। तो इंफॉर्मेशन देने के तरीके होते हैं, आज के वक्त में कोई भी काम मिलेगा हट्टा मत मानना कि इससे ये चीजें निकाल सकते हैं। तुम्हें मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज काम करना होता है, वो सारे काम करते जाओ ग्राफ के ऊपर। अगर तुम्हें वैल्यूज मिल रही है तो लिखो, नहीं मिल रही तो छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन करना ये पांचों चारों काम जो भी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम लिस्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिलने वाली है, अब कोर्स ये y और x का ग्राफ है। तो मैं पूछूं बताओ जब x पाई ना तो y की वैल्यू कितनी, बता सकते हो। जब मैं बोलूं x 10 हो गया तो y कितना, बता पाओगे। मतलब इस ग्राफ में मैं y की कोई भी वैल्यू पा सकता हूं एट एन इंस्टेंट x, या x की कोई भी वैल्यू मिल सकती है एट एन इंस्टेंट y। समझा, कोई दिक्कत है। अगर ये मान लो पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो जाए, if x is position t is time, और मैं बोलूं पहली इंफॉर्मेशन क्या मिले, तो at any time t you can get the position of point। क्या मैं बोलूंगा हाँ, दो या ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन मिल तो रहा है डिफाइंड वैल्यू। ऐसे एक इंस्टेंट में दो ऐसे टाइम पे रिपीट तो हो सकता सोता रहता है बीच में बोलता है, इसमें अभी कुछ बताया नहीं रिपीट गलत बात है। क्लास में व्यक्तियों रिपीट बताऊं उसके बाद कुछ तो अच्छी बात है। y x का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में किसी भी x की वैल्यू पर y का निकाल सकते हो, यही तो बोल रहा हूं मैं, दैट एनी वैल्यू ऑफ x यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो पहले कोई इंफॉर्मेशन लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर y को मैं x लिख दूं, और सॉरी y को हाँ x लिख दूं पोजीशन, और x को टाइम लिख दूं, मतलब ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाए, तो क्या होगा। अगर मैं इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो क्या होने वाला है, किसी भी टाइम पर x मिल जाएगा पोजीशन। तो पहली इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें देखना है y और x पे कौन सी वैल्यू, तो x की कितनी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस वाली वैल्यू मिल जाती है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो तुम्हें बिना कुछ किए ग्राफ देखो पहला आंसर लिख सकते हो, ये सब मिलेगा क्या। तो गलत से होगा, किसी को समझ नहीं रहा मैं क्या बना रहा हूँ भाई। आप भी अब तुम मैथ्स पढ़ोगे उसमें फील भी ढूंढोगे तो क्या करोगे, एट एनी वैल्यू ऑफ y इतना सीरियस we can find the value of y। ये पहला पॉइंट। आगे और क्या, ये तो कुछ किया नहीं ना, तो ऐसे लिख दिया। अब दूसरी बात से इंपॉर्टेंट काम है बेटा, देख ले दूंगा टाइम लिखने के लिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत काम करना है। दूसरा काम होता है कोई भी ग्राफ मिले तो उसके स्लोप से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हो, कोई भी ग्राफ मिले तो उसमें क्या क्या करना चाहिए देखो। ये पहला अपने आप मिल गया इंफॉर्मेशन स्लोप, और स्लोप दो दो निकालना। एक हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दूसरा हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सेकेंड। दो नॉर्मल का स्लोप होता कितना है, तुम 12th में हो कि ये 12th में, टेंजेंट और सेकेंड बताना नहीं भाई, शांति बनाओ तुम लोग ऐसे।
टेंजेंट होता है वो लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हो, सेकेंड वो पॉइंट है जो दो लाइन से पास होता है, दो पॉइंट से। हाँ वो सुनो क्या अच्छा ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते क्या गधे हो ना। इधर देखो, अगर मैं बोलूं ये ध्यान से देखो, इधर यहाँ एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट कौन से टाइम पर है, टी टाइम। ये कौन सा टाइम पर है, टी। इधर मैंने ऐसे स्लोप बनाया तो टेंजेंट है। अब अगर इस स्लोप में टेंजेंट दिखा रहे हो, भाई ये सब चीजें कैलकुलस में एक्चुअली अगर तुम कैलकुलस स्टार्ट करो तो कैलकुलस में पढ़ा था, लेकिन जब तुम ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना सीख रहे हो तो यहाँ सीखो या कैलकुलस में सीखो, है तो एक ही बात ना, आना चाहिए बस। अब देखो ये टेंजेंट तुम्हें जो ऐसा दिख रहा है, इसमें कुछ और जुगाड़ लगा। इफ वी सी ये ऐसा दिख, इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ ग्राफ, कैसे करो, हाँ जो होता है अरे फोटो खींच के ऐसे बड़ा, ऐसे तुम अपनी फोटो खींचो बड़ा कर दो तो आंखें पूरी स्क्रीन पे दिखती है, क्या उतनी बड़ी आंख है, तब अब वो फोटो तुम्हारा फट जाता है, ब्लर हो जाता है, अलग बात है, नहीं तो हम क्लियरली देख सकते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज लगी। माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना है, जब भी कोई बोले कि साइज इंक्रीज करो इसका मतलब माइक्रोस्कोप, ऐसे आंख से नहीं देख सकते हो। अब क्या होगा पता है, इधर देखो, मैं मान लो यहाँ पे एट दे रहा हूँ, मतलब 8 टाइम्स मैंने इसको इंक्रीज किया, और भी करना पड़ेगा, 8 टाइम से तुम प्रॉपर नहीं देख पाओगे, जब जितना तुम बड़ा करोगे उतना क्लियरली दिखेगा। ये जो पॉइंट देख रहे थे ना, इंक्रीज करने के बाद ये तुम्हारा ये ग्राफ ऐसा था ना, तो ये पूरा ग्राफ तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, ये तुम्हें कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये जो इसका वाला पार्ट है यही पार्ट है। अरे नहीं दिखेगा, मैंने कहा वो माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना है, तुम समझ पाओगे ना अभी। ऐसा देखो, ये जो पॉइंट तुम टी पर देख रहे थे, इस पॉइंट पे इसका एक्स है, सॉरी वाई, और ये एक्स था, समझना अभी ध्यान से। यहां से तुम्हें कैलकुलस की जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बनाया गया वो कोऑर्डिनेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, अपने दिमाग में पहले ही निकाल लो कि कैलकुलस अलग कोई टॉपिक है, कैलकुलस क्यों बनाया है, कोऑर्डिनेट जो, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है तुम्हें दिखती है तुम्हारे आसपास, इसको डिकोड करने के लिए कैलकुलस बनाया। स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया था, हर जगह tan थीटा, तो स्लोप में तो tan थीटा ही आएगा। अब इसका tan थीटा लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन मतलब बेस, मतलब अपवर्ड अपॉन एडजेसेंट। तो अब यहाँ पे तो एक ही लाइन है, अपवर्ड एंड लाओ एक हाथ से, उसके लिए दो लाइन चाहिए ना, जब इसको तुम इंक्रीज करोगे तो पूरा सही से पढ़ा दिया तुमने, तो सही पढ़ाने में एक पॉइंट तुम्हें इधर दिख रहा होगा x1, जो x था वो x पॉइंट 2 बार में दिखेगा, यहाँ देखा x2, इस पॉइंट पे यहाँ तुम्हारी वैल्यू है y1, इधर तुम्हारी वैल्यू आ रही है y2। अब इन दोनों पर टेंजेंट बनाने के वाले हैं, अब इस टेंजेंट को देखोगे ना तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट नहीं है ये सेकंड एक्चुअली, जो जो कॉन्सेप्ट तुमने इंस्टेंटेनियस के लिए पढ़ा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड, सेकंड बन गया। अब सेकंड बन गया तो इसका ये स्लोप तो तुम निकाल सकते हो थीटा, इसका ये स्लोप जब तुम लिखोगे थीटा, ये स्लोप क्या आएगा, तुम अच्छा पढ़ रहे थे, तुमने मुझे लगा कि अच्छे लोग करते उनके लिए बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, तुम्हें मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, याद रख। पहले टेंजेंट खत्म कर लीजिए,
सेकंड ऐसी लाइन जो दो लाइन से पास, दो पॉइंट से पास हो रही हो, या एक्चुअली तो खाली टेंजेंट ही सेकंड। हाँ, होता है और टेंजेंट ही सेकंड, टेंजेंट होता ही नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट कर, मैंने पहले कहा ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस नहीं करता, टेंजेंट भी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, स्टूडेंट आपका स्लोप निकालते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों मिलते हैं, स्लोप दो निकालते हैं, टेंजेंट भी निकालते हैं, सेकंड भी निकालते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं, पहुंचने दो। तुम लोग आगे आगे मत बढ़ो, मुझे पता है तुम वीडियो देख के आए हो, लेकिन अगर तुम क्लास में बैठोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें अलग ही चीजें मिल रही हैं, सब जो भी चैप्टर पढ़ के आओगे गायब हो जाओगे, पहले बता। हाँ, तो शांति से बढ़ा दो, स्लोप को tan थीटा लिखते हैं, इसमें tan थीटा लिखोगे तो क्या होगा, ये देखो जरा इधर, और ग्राउंड में विजुअलाइज कराऊंगा इसको, तो एक लाइन ये है, ये पॉइंट y1 पर है, इस डिफरेंस पॉइंट से, करेक्ट। एक पॉइंट तुम्हारा इधर है y2, यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, तो मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, और ये सबको समझ आ रहा है, उसको मैथ्स नहीं आती उसको कह रहा हूँ ये पता नहीं क्या पका रहा है, बेटा समझ लो, देखो फिजिक्स से प्यार करना है, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स को अच्छे से समझना है, तो तुम्हें बेसिक्स आना चाहिए, मैथ्स नहीं आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, कल को तुम ग्राफ पढ़ोगे, तुम्हें किसी भी ग्राफ की इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, ये 5 चीजें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लोगे, तुम किसी से भी डिबेट कर सकते हो, जाके तुम किसी बच्चे से मिलना, जो लेवल 12th में भी होगा मिल लो, इंस्टेंटेनियस पे डिबेट करोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, डिबेट कर सकते हो, मर जाएगा वो। ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, मतलब ये कितना है y2 माइनस y1 अपॉन, और ये क्या हुआ डेल्टा y बाय, लेकिन तुमने इसको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा है, तो डेल्टा x कैसा है here in this case डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो डेल्टा x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो tan थीटा को क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 या टुवर्ड्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा y बाय, और ये क्या बन जाता है, डेल्टा फंक्शन डी फंक्शन में कन्वर्ट हो गया dy बाय dx, मतलब टेंजेंट में क्या दिया तुम्हें, dy बाय dx, जब भी d फंक्शन आ जाए उसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस, तो कभी भी अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया सबसे पहले काम क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम निकालते हो तो कैसे निकालोगे, tan थीटा से, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, dy बाय dy बाय dx, समझ गया ये। अब तुम्हें जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेगा ना, ओरल कर पाओगे, जैसे कोई भी एक ग्राफ बना दिया, ये लाइन बना दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना मतलब डी फंक्शन तो आना ही है, डी फंक्शन ऑफ वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्सटी ग्राफ दे दिया, मैंने कहा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देगा, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt होता क्या है, वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, मतलब ये स्लोप तुम्हें हमेशा क्या देगा, ठीक, अब सेकंड बनाते हैं, हाँ I N S T A N D A N T O U S, अरे तुम लोग पढ़े लिखे हो यार, मैं हिंदी में दे रहा हूँ, तो क्या होगा, चलो ये तो है, हाँ तुम लोग पढ़ा जाते हो, तुम्हें पढ़ाने आए हो, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट क्या है, सेकंडरी भाई है ना, एक्चुअली चीज सेकंड की होती है, इधर एक पॉइंट ले लो x1, इधर एक पॉइंट ले लो x2, अब दूर दूर पॉइंट के तो तुम्हें दिखता रहेगा हमेशा, तो इस पॉइंट पे मान लो ये वाली वैल्यू कितनी है y1, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, तो ये जो लाइन बना रहे हो, इस लाइन का रेडियस स्लोप आएगा, इसको थीटा डैश लिख दो मैं, तो इसके लिए tan थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा y बाय डेल्टा,
डेल्टा फंक्शन कभी भी एवरेज दे रहा होगा, तो जो वैल्यू इंस्टेंटेनियस में मिल रही होगी वही वैल्यू सेकंड में भी मिलेगी। जो टेंजेंट पे क्वांटिटी है वही क्वांटिटी सेकंड में भी है। टेंजेंट तुम्हें इंस्टेंटेनियस देगा, सेकंड तुम्हें एवरेज देगा। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dx by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ सेकंड क्या देगा, डेल्टा x by डेल्टा t फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। समझा? तो ये क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड tan थीटा डैश एंड व्हिच इज डेल्टा y by डेल्टा x इन द ग्राफ के डिफरेंस से बना लेना था। समझ आ रहा है सबको? पक्का? सर अगर ऐसा दो इंस्टेंट्स ले लिए x के जिसमें y की वैल्यू सेम है तो फिर इसको कैसा लिखें? तो वेलोसिटी जीरो मिलेगा, तो दो इंस्टेंट मिलेगा, डेल्टा y ना, डेल्टा y जीरो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग विल बी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है उस इंटरवल में। ठीक है, उसने क्या कहा कि मैंने दो अलग अलग पॉइंट दिया ना, एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो, तो सेकंड स्लोप बना ही नहीं ना। स्लोप तब बनेगा जब इस लाइन से ऐसे ऊपर जाओगे, इसी लाइन पे स्लोप बनाएंगे tan थीटा तो हमेशा जीरो हो गया, वैसे थीटा की वैल्यू ही नहीं है, थीटा जीरो मतलब tan जीरो, तो जो एवरेज मिला था वो जीरो मिला ही कुछ। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये नहीं बॉडी हिला ही नहीं। हाँ वही सर, इस बॉडी जीरो होने का ये मतलब नहीं, हाँ बॉडी हिलाएगी ये वैल्यू है। एचटी में तो स्लोप ऐसा ना, तो बॉडी हिलाएगी की पोजीशन सेम है, चेंज इन पोजीशन आएगी। हाँ ये हो सकता है कि वो इंटरवल में वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वो कहीं और घूम घाम के फिर वहां आके रुक गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, डिस्टेंस तो हो सकता है उसके पास। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी अपने आप जीरो हो गई। वेलोसिटी का ग्राफ तुम्हें एक्सेलरेशन देगा ना, तो वो एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर नीचे पॉइंट पे वापस आगे मिल जाएगा ग्राफ में। और एक चीज अब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। यही चीज कैलकुलस जब मेन कैलकुलस पढ़ोगे सर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्यों कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले ही बता दिया है, अगर अब कोई ब्लैंक हुआ ना पूरे लेक्चर में क्या चल रहा है, भाई देखो जो पढ़ रहा होगा उसको फील आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ता उसको बिल्कुल भी फील नहीं आता होगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी उसको मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा दे रहा है, पागल है। सारे बैच में तुम जाके तुम्हारा रिकॉर्डिंग होता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, किसके लिए पढ़ाता है, मेरे पास कोई बुक तो होती नहीं है, तुम्हें देख के पढ़ाना होता है। अगर तुम ऐसा अच्छा मोड बनाते हो तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो। Let's come to the point. पीछे देखो इग्नोर। जीरो डिग्री और 180 डिग्री सेम होता है। जीरो डिग्री का मतलब ये होता है दोनों लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या होता है आगे समझ जाओ। थीटा कब बनता है, थीटा कब बनता है, दो लोग मिलते हैं, अब दोनों ऐसे ही जा रहे हैं पैरेलल, तो कभी मिलेंगे जीरो होगा। जब अपोजिट जा रहे होंगे क्योंकि यू कैन पैरेलली शिफ्ट द वेक्टर ना, तो ऐसे आ रहे होंगे यहाँ मिल जाएंगे, जहां मिलेंगे वहां थीटा बन रहा हो, तो 180 मतलब अपोजिट चल रहे हैं, थीटा मतलब सिंगल, कभी मिलेंगे सिंगल मिलेंगे। और छोड़ो फोर्थ, सुनो इधर फोर्थ पॉइंट क्या कर सकते हो,
एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। एरिया अंडर कर्व क्या होता है? बस सांस चल रहा है और बैठो थोड़ी देर। एरिया अंडर कर्व क्या चीज होती है? इंटीग्रेशन नहीं होता है एक्चुअली, ये ग्राफ में इंटीग्रेशन नहीं करते, केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि वर्टिकल एक्सिस से इसको साफ टूल बोलते हैं। साफ टूल मैं बोलता हूं, ये इंटीग्रेशन का नहीं है। साफ टूल y dx ये एरिया अंडर कर्व के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जब कोई भी ग्राफ दिया होता है ना, तो एरिया अंडर कर्व में इसका कोई काम नहीं होता। जैसे ये ग्राफ दिया है, इसमें ये वाला एरिया निकालो, ये पॉइंट क्या है? दिस इज एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया भी तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएगा अगर मीनिंगफुल डेटा होगा। और लास्ट जो हम करते हैं वो करते हैं डबल डेरिवेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां से भी तुम एक चीज निकाल। तो इस तरह सुनो, कंक्लूड करते हैं। तो कोई भी ग्राफ दिख जाए तो टूट पड़ो उसके ऊपर। क्या क्या काम करना है तुम्हें? सबसे पहला तो अपने आप से क्या ग्राफ देख के, ग्राफ दिखा तो उसका टेंजेंट निकालो। अब फार्मूला याद होना चाहिए, dx by dt नहीं याद तो पता नहीं होगा वेलोसिटी क्या चीज होती है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसका टेंजेंट निकालो, तो उसका सेकेंट निकालो, तो उसका एरिया अंडर कर्व निकालो, तो डबल डेरिवेटिव फंक्शन निकालो। ये चार काम। अब जरूरी नहीं है कि सब के सब तुम्हें एक मीनिंगफुल डेटा ही दे। कोई भी ग्राफ दिख जाए, तो कोई भी ग्राफ दिख जाए करो चारों चीज। हो सकता है कई बार तुम्हें मीनिंगफुल डेटा मिलेगा, कई बार मीनिंगफुल डेटा नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको एक ही ग्राफ बना एक्सेलरेशन और टाइम, तो इसका स्लोप क्या आएगा? dA by dt। dA by dt कुछ होता ही नहीं है, तो छोड़ चेक कर लेना। तो अगर तुम्हें वो फार्मूले में कहीं मैच कर जाए तो आंसर होगा, नहीं मैच किया तो बोल देना कि ये डेटा हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, हमारे काम का नहीं, छोड़। हालांकि dA by dt इज जड़, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जर्किंग कहाँ मिलती है? जब ट्रेन में पढ़ते हो, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, ले लो, 11:24 हो रहा है। अच्छा, लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों इसको लिख लो, फिर एक ब्रेक लेना छोटा सा, मजे करो। हीरो अच्छा